नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। हम डेली बेसिस पे जो डिस्कशन करते हैं उसी के सिलसिले में डिस्कशन करते हैं। आज हम दो इश्यू पे डिस्कशन करेंगे। एक तो है टिकाऊ पोषण संवेदनशील खाद्य प्रणाली की बातें हो रही है। दूसरा महाभियोग प्रक्रिया, जो यशवंत वर्मा दिल्ली के पूर्व हाई कोर्ट हैं, जिससे घर पे आग लगने की वजह से 14 मार्च को जो करोड़ों में संपत्ति में पैसे मिले थे जले हुए, जिसकी वजह से जाँच कमेटी बैठी थी। उस जाँच कमेटी ने अभी रिपोर्ट संजीव खन्ना साहब को दे दी है। सीजीआई मुख्य न्यायाधीश उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजने की अनुमति दे दी, जिससे राष्ट्रपति हटाने का महाभियोग प्रक्रिया हटाने का प्रावधान बात की है। क्योंकि उनको सविता से इस्तीफा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये कार्यपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा लाया जाएगा। अब ये पहला जो अपना टिकाऊ पोषण संवेदनशील थे उसके आर्टिकल डिस्कशन करने से पहले अपन एक कोड डिस्कशन करते हैं। कोड क्या कहते हैं? वो क्लाइमेट और फूड प्रबंधन को संबंधी में ये बात महत्वपूर्ण कहता है, जिसको ले अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जहाँ पे ऐसे आए वहाँ लिख सकते हैं। ये कह रहा है द फ्यूचर इंडिया इज वेयर एवरी प्लेट हैज़ न्यूट्रिशन एंड एवरी फील्ड हैज़ द ग्रीनरी। ये कह रहे हैं कि भविष्य भारत वही होगा जो हर थाली में पोषण और हर खेत में हरियाली की बात करते हैं। मान ये कैसे? ये कोई किसान है, ये किसान सिर्फ गेहूं और चावल ही पैदा नहीं करता है। क्या नहीं करता है? गेहूं और चावल पैदा। इसके अलावा ये फल क्या करता है? फल है ना, सब्जी है, फूड न्यूट्रिशन, जो आम पौधे जैसे है ना, टमाटर जैसे ये सब्जियां पैदा करता है। और ये रासायनिक के स्थान पे जैविक खाद का यूज़ करके करता है, जिसकी वजह से ये हरियाली दिखती है। तो इसका मतलब हर खेत का हरियाली का मतलब ये है। फिर अपन ये कहते हैं कि चावल गेहूं के साथ साथ न्यूट्रिशन पदार्थ जो हरी सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो है पोषण। तो ये हरियाली खेत और ये पोषण की दोनों की बात जो दर्शाता है, वो कहता है किसान के जरिए ये बात रख रहा है। तो अपन इसी कोड का क्लाइमेट, पर्यावरण, प्रदूषण जैसे ऐसे आए, एग्रीकल्चर का ऐसा है, या फूड सिक्योरिटी जैसी बात आए, तो अपन ये कहते हैं भविष्य का भारत वही होगा जहाँ पर हर थाली में पोषण और हर खेत में हरियाली होता है। अपन आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन किसके रिलेटेड जो है उनको डिस्कशन करते हैं। आइए अपन एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। क्या कह रहा है एडिटोरियल डिस्कशन? एडिटोरियल डिस्कशन ये कहता है कि पहला पेपर है अपना GS1, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, समसामयिक और SDG क्लाइमेट परिवर्तन, सरकारी योजना जैसे वितरण प्रणाली से अपन जोड़ के पढ़ सकते हैं। दूसरा पेपर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक जीवन शैली, मानव रोग, संचारी रोग जैसे पढ़ सकते हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया GS थर्ड पेपर में राजनीतिक, संविधान, प्रस्तावना, महाभियोग, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक जैसी प्रक्रिया को अपन पढ़ सकते हैं। अपन उससे पहले अपन एक डिस्कशन करते हैं जो है एडिटोरियल डिस्कशन साइंस के जो संचारी रोग और गैर संचारी रोग जो है, क्योंकि इसके फूड सिक्योरिटी प्रबंधन न होने की वजह से, टिकाऊ पोषण न होने की वजह से गैर संचारी और संचारी रोग फैलते हैं, जो अपने एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अपन पढ़ते हैं कि सिलेबस हमने सीधा दे रखा है। ये है संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिसीज, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज गैर संचारी रोग। क्या है? गैर संचार रोग। संचार रोग क्या होता है? एक आदमी या कुछ रोग है, वो किसी और के संपर्क में आया, फिर वो किसी और संपर्क में आया, तो ये किसी व्यक्ति के रोग को व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रामक कारकों से फैलने वाला को बोलते हैं संचारी रोग। ये याद रखना परिभाषा। गैर संचार रोग ये कहना है कि ऐसे रोग संक्रामक कारकों से नहीं फैलता है, बल्कि जीवन शैली है, लाइफ से शैली से, जेनेटिक आनुवांशिकता से और एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर फैलता है। कारक ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कारक क्या कहता है? कारक बैक्टीरिया है ना, वायरस, फंगस और परजीवी आदि से फैलता है। गैर संचारी रोग बोलते हैं आनुवांशिकता। क्या बोलता है? आनुवांशिकता, मोटापा, धूम्रपान और खान पान जैसी आदतों से ये फैलता है। उदाहरण की बात करें तो कि संचारी रोग का उदाहरण क्या है? क्या कहता है? संचारी रोग जो फैलता है उदाहरण क्या है? उदाहरण टीबी, मलेरिया है, डेंगू और कोविड-19 जैसी बातें करता है, जो है संचारी रोग। गैर संचारी रोग में मधुमेह क्या होता है? मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर और अस्थमा जैसे की बातें करता है गैर संचारी रोग। अब अगला पॉइंट देखते हैं तो किन कारकों से फैलता है? किन कारकों से फैलता है? जो पानी, संचारी रोग है ना, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। संचारी रोग पानी, जल, हवा, किसकी वजह से? हवा, दूषित भोजन है, रक्त, ब्लड, मच्छर काटने से
ये संचार रोग फैलता है। गैर संचार रोग बोलता है ये सब हमारे कोई लेना देना नहीं है, संक्रमण ये व्यक्ति के व्यक्ति से नहीं फैलता है, ये हमारे जीवन शैली और पर्यावरण जैसे कारकों से फैलता है। रोकथाम, इसका टीकाकरण समय पे, स्वस्थता, संक्रमित व्यक्ति जैसे कीट नियंत्रण रखता है, और ये तेजी गति से निर्णय लेना जैसे कोविड-19, नहीं तो हजारों में फैल सकता था अगर निर्णय लेता। ये कह रहा है कि नहीं हम धीरे धीरे दवाई लेंगे, लेकिन लंबे टाइम की दवाई मांगता है ये ख़त्म होने में टाइम लगता है। जैसे कैंसर बीमारी देख लो, मधुमेह, अस्थमा जैसी बीमारी देख लो, जीवन भर दवाई लेता है। अब ये कह रहा है प्रभाव का समय, ये आसान तेज गति से वो धीरे धीरे फैलता है। उम्र सीमा, ये जो संचार रोग उम्र सीमा सभी भी उम्रों में फैलता है, कोई भी इसका उम्र सीमा नहीं, मोस्टली ये बताता है वयस्क और बुजुर्गों में फैलता है गैर संचारी रोग। स्वास्थ्य तंत्र में बड़ा त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, महामारी नियंत्रण जैसे अभियान चलाना पड़ता है संचारी रोग में। ये कह रहे हैं दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा संसाधनों की मांग होती है। अपन इस आर्टिकल डिस्कशन फर्स्ट पेपर में जो सेकंड पेपर है साइंस का, मानव आनुवांशिक जैव संचारी रोग गैर संचारी रोग, आपके सिलेबस में की पॉइंट लिखा हुआ, उसी के बेस पे अपन डिस्कशन किया है। अपन आगे चलते हैं कि जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। लेखक कहता है खाद्य उत्पादन वृद्धि के बावजूद भी खाद्य भंडारण असुरक्षा समस्या बनी हुई भारत। ये कह रहा है कि खाद्य उत्पादन 1960 के आत्मनिर्भर बनते आ रहे हैं, 1966 के आसपास ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद, फिर भी अपन हंगर ग्लोबल इंडेक्स के पीछे भूखमरी में 105वें स्थान पर क्यों दक्षिण एशिया की दिशा में, क्यों? क्योंकि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण जैसी समस्या बढ़ी है। एसडीजी गोल को लक्ष्य पूरा करना 2030 तक, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बातें करें तब तो ये लक्ष्य अधूरा रह जा रहा है, क्योंकि हंगर इंडेक्स ये कहता है कि आपको भूख मुक्त और पोषण युक्त समाज का लक्ष्य रखा है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी हेल्थ स्वास्थ्य के अनुसार डाटा रिपोर्ट क्या कहती है, ये कह रही है कि बच्चों के अंदर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 35.5%, स्टेंटिंग, अंडरवेट मतलब वेट कम है, हाइट बढ़ रही, वेट कम हो रहा है, कितने 32.1, 19.93, 23%, वेस्टिक कम वजन और ऊंचाई हाइट। एनीमिया की बात करता है रिपोर्ट। एनीमिया क्यों? एनीमिया की वजह से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पड़ता है। एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये फैलता है। जैसे महिला के अंदर 13 पॉइंट कोई समथिंग ग्राम डेसिबल लीटर होना चाहिए, पुरुषों में उससे अधिक होना चाहिए, तो ये बातें करता है। ये कहता है 15 से 59 वर्ष की महिला के 57% एनीमिया फैलता है, और 6 से 59 माह के बच्चों में 66% एनीमिया आज की रिपोर्ट के अनुसार फैल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की और 2024 के कंपेयर करता है। ये जारी कौन करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? एक तो यार आइरिस की एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो जर्मन की एक संस्था है जो वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो संस्था जारी करता है। यहाँ पे 2022 में 107वां स्थान था 121 देशों में, यहाँ पे 127 देशों में 105वां स्थान है, जबकि यहाँ पे 27.3% जो गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पे 29 पॉइंट है, सुधार हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी जैसे वन राशन जैसे अभियान चलाए गए हैं, आर्थिक मिलेट जो राष्ट्रीय मिलेट पोषण अभियान जैसे चलाने की वजह से बेनिफिट मिला है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें हैं, जो 4 पैरामीटर हैं, जो 4 पैरामीटर है वो क्या कहता है, 4 पैरामीटर वो उसको अपन पढ़ते हैं। क्या है 4 पैरामीटर? ये जो रिपोर्ट जारी करता है ना, जिसके अंदर अपन रिपोर्ट की बात करते हैं, जो अल्प पोषण, कौन सी? अल्प पोषण। 4 पैरामीटर है, कौन से? GHI के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करता है 4 इंडिकेटर होते हैं, कितने? 4। एक तो है अल्प पोषण। क्या है अल्प पोषण? अल्प पोषण क्या दर्शाता है? अल्प पोषण ये दर्शाना है कि मान लीजिए कोई गांव है जिसके अंदर 1000 लोग हैं, कितने? 1000 लोगों में से 137 लोगों को भारत के अंदर अभी तक भोजन जो प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो इसी को बोलते हैं अल्प पोषण। क्या बोलते हैं? अल्प पोषण। अभी वर्तमान में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 13.7%, याद रखना। अब दूसरा जो है बाल अवरोधन, चाइल्ड स्टैंडिंग, वो क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? चाइल्ड स्टैंडिंग का मतलब क्या है? चाइल्ड स्टैंडिंग का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि 5 वर्ष का कोई उम्र है, बच्चा है, अनुपात की उसकी लंबाई सामान्य से कम, जो 5 वर्ष की उम्र के बच्चे के हिसाब से उसकी बढ़नी चाहिए और बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे 4 साल का बच्चा है और वो दिखता अभी भी 2.5 साल के बच्चे जितनी, कारण कि वर्षों से पर्याप्त भोजन नहीं मिला। ये दूसरा पॉइंट है, चाइल्ड स्टैंडिंग अल्प पोषण हो गया। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ये कह रहा है, तीसरा बिंदु क्या कह रहा है इंडिकेटर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तीसरा कहता है चाइल्ड वेस्टिंग। क्या बोलता है? चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, क्या
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका वजन इतना कम है कि वो दुबला पतला है, हाइट तो बढ़ रही है लेकिन वजन इतना कमला है कि वो दुबला पतला ही दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, जो 2024 के अंदर कितना है 18.7%, याद रखना, जो बच्चों को गंभीर पोषण संकट और उनका जीवन खतरनाक हो सकता है, ये दिखाता है। चौथा पॉइंट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी बाल मृत्यु दर। ये कहता है 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों में पोषण स्वास्थ्य सेवा जैसी माँ स्वास्थ्य जुड़ी होती है, जिसकी वजह से डेथ होती है। जैसे 1000 बच्चे, कितने 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 29 बच्चों की डेथ जो 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है, मतलब 5 वर्ष उम्र पूरी करने से पहले ही हो जाती है 1000 में। तो ये मृत्यु दर कितनी 2.9%। इस आधार पर ये आंकड़े निकालते हैं। अब ये संकेत कह रहा है कि भारत की जो मृत्यु दर अभी 2024 के अंदर वो कितनी है 2.9%। तो ये 4 जो पैरामीटर है आपको याद रखना, कौन कौन से, अल्पपोषण, चाइल्ड स्टैंडिंग और बाल मृत्यु दर जैसे आधार पे ये निकाला जाता है कि भाई ये क्या है रिपोर्ट। तो ये इंडिकेटर है 2024 का 105वां स्थान है। अब अपन आगे देखते हैं कि भाई मोटी मोटी इस रिपोर्ट में और क्या बातें हैं वो देखते हैं। इस मोटी मोटी रिपोर्ट में और क्या बातें हैं वो देखते हैं कि मतलब ये वही बातें जो अपन बता रहे हैं कि भाई 127 देशों में पास होने होते हुए ये बाल संतति 2.9, बाल मृत्यु दर, अल्पपोषण, जो 4 इंडिकेटर है वो दिखाता है। अब अपन पढ़ते हैं ये रिपोर्ट क्या कह रही है, अगला पेज पढ़ते हैं क्या कह रही है ना। अगर चलते हैं मुख्य कारण, क्या कारण है बाल, जो अपन भारत भी हंगर इंडेक्स में पीछे, पोषण माल न्यूट्रिशन में पीछे, क्या कारण है, क्यों, क्योंकि कृषि की विविधता में कमी है। जैसे धान की गेहूं की निर्भरता है ना वो अभी तक बनी रही, कि इसके अलावा और सोयाबीन जैसे राज्यों में नहीं उत्पादन होता है, कम राज्यों में होता है, ठीक है। गेहूं और धान की सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि एमएसपी उसी पे मिलती है, तो इसी पे डिपेंड रहता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, सभी राज्यों में पानी की कमी है, एक समान पानी नहीं है, एक समान बारिश नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है, फिर उन राज्यों में ज़्यादातर जनसंख्या होती है, वहाँ फूड सिक्योरिटी कमी आती है। तीसरा कारण खाद्य वितरण प्रणाली, अभी तक पीडीएस जो प्रणाली है ना वो इतनी सक्षम नहीं हुई है कि जिनको लाभ मिलना उनको मिल नहीं रहा आज भी। ये पॉवर्टी, सामाजिक असमानता, शिक्षा जैसी कमी के कारण मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो अपना माल न्यूट्रिशन में, कुपोषण है, टिकाऊ पोषण उपलब्ध करवाने में, ग्लोबल हंगर इंडिया पीछे रहने के मुख्य कारण है। क्या क्या है, कृषि की विविधता की कमी, जलवायु परिवर्तन हो रहा है लेकिन अभी तक कृषि प्रणाली एक भी निर्भर हो रही है, खाद्य वितरण प्रणाली, और गरीबी, सामाजिक असमानता, शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। आगे चलते सरकारी प्रयास क्या हो रहा है। सरकारी प्रयास ये हो रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अपन इसकी विशेषता पढ़ेंगे, है ना। ये 81 करोड़ लोगों की सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाता है। मिड डे मील योजना जैसी, है ना, स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, यानी पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, किशोरियों के लिए लाया गया। एकीकृत बाल विकास प्रणाली ICDCS, बच्चों के लिए एकीकृत पूरक पोषण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड-19 के दौरान मुफ्त अनाज जो लाया। अब अपन पढ़ते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी की विशेषता पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर डायरेक्ट अपना कीवर्ड है जो एग्जाम में आ सकता है, खाद्य प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विशेषता के संदर्भ में अपन ये पढ़ते हैं कि ये एक न्यूनतम दर पे खाद्य उपलब्ध करवाने की दर से लाया गया था, जिसको अब कानूनी अधिकार दे रखा है ना। याद रख, अगर मान लो आप फूड सिक्योरिटी के कोई खाने से मना करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब 75% ग्रामीण को कवर किया, 50% शहरों को कवर किया। याद रखना किसके अंतर्गत, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अंत्योदय परिवार योजना है, उसके अंदर 35 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा और अन्य पात्रों को 5 किलोग्राम प्रति माह गेहूँ, जो किलोग्राम माह का अनाज मिलेगा। महिला मुख्य राशन कार्ड होनी चाहिए, चौथी बात, जो राशन कार्ड में महिला मुख्य होनी चाहिए, पहली चौथी बात। पांचवी बात क्या कह रही है, शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शी कर ले, डिजिटल राशन कार्ड आधार लिंक, डिजिटल जो राशन कार्ड है जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ में मिड डे मील योजना को जोड़ दिया, है ना। पोषण अभियान जैसे पढ़ लिया जो मैंने अपन पढ़ा, गर्भवती महिला, शिशु, किशोर, है ना। और ICDI इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप और सर्विस, बच्चों के लिए पूरक पोषण की बात करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 के द्वारा लाई गई, है ना। तो ये मोटी मोटी ये बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के अलावा अपन और आगे क्या पढ़ रहे हैं। अब ये सुझाव दे रहा है, क्या दे रहा है, सुझाव कि भाई कृषि की विविधताकरण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि कृषि की विविधताकरण, क्योंकि जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन अपन चेंज नहीं हो रहे। तो मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अपन को भी उसी आधार पे ये व्यवस्था करनी चाहिए
जिसकी वजह से अपन जो धान गेहूं की निर्भरता कम की है और फसलों न्यूट्रिशन पोषण जैसे को बढ़ावा देना चाहिए। और ये एमएसपी जैसी व्यवस्था करने से ही बढ़ावा होता है। स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना पोषण की अभियान कह रहा है। क्या कह रहा है? स्थानीय खाद्यान्न जो उत्पादन है वो बढ़ावा देना। कैसे? प्रत्येक जिले में, ये कह रहा है कि प्रत्येक जिले के अंदर जिला न्यूट्रिशन प्रोफाइल तैयार की जाए। जिला प्रशासन स्थानीय खाद्यान्न संसाधन कुपोषण जैसे व्यवस्था, ये कोई जिला है, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोफाइल तैयार की जाए, जिसके उदाहरण राजस्थान और डूंगरपुर बांसवाड़ा विशेष पोषण योजना अभियान चलाया गया था। अब ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। पोषण शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा कार्यक्रम, साप्ताहिक है ना, सभा कार्यक्रम जैसे पोषण शिक्षा को बढ़ावा दीजिए कि पोषण आपके शरीर में कितना इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, खाद्यान्न फोर्टिफाई विस्तार की जाए। क्लाइमेट समय की बात की जाए तो ये कह रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन चेंज है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ावा दिया है, जैसे ड्रिप एग्रीकल्चर जैसे व्यवस्था, कम से कम पानी में और टेम्परेचर के अनुसार पानी को बढ़ावा दिया जा सकता है। मान लो टेम्परेचर अनुकूल नहीं है तो वहाँ फसलें दूसरी बढ़ावा दी जाए, और जहाँ टेम्परेचर के अनुकूल नहीं वहाँ राज्यों में दूसरी फसलें बढ़ाए, जिससे कृषि की विविधीकरण बढ़ेगी और न्यूट्रिशन जैसी व्यवस्था बढ़ेगी और खाद्य भंडारण में कमी नहीं आएगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं की भागीदारी, स्थानीय भागीदारी इसलिए बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि महिला अपने घर में रहती ज़्यादातर, तो जिसकी वजह से उनको पता रहता है कि कौन सा जो न्यूट्रिशन पोषक होने से बच्चे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शारीरिक मानसिक रूप से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी बातें करता है। अब वो वेयर फॉरवर्ड कहता है कि आगे ना, अब आगे चलते हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया क्या है? ये हमारा अमेरिका से ली गई है, याद रखना। कहाँ से ली गई? अमेरिका से। क्यों हमारे जो संविधान के अंदर नहीं थी तो अमेरिका से लाई गई, पहला संविधान। दूसरा आर्टिकल अपन डिस्कस करते हैं, महाभियोग आर्टिकल 61, आर्टिकल 124 और 217 के अंदर ये अपने संविधान में न्यायपालिका और राष्ट्रपति के संदर्भ में अपन महाभियोग प्रक्रिया करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसको पद को हटाने की कार्रवाई। अभी जो यशवंत वर्ण वर्मा है दिल्ली सीजेआई पूर्व, जिसके घर पे लाखों रुपये करोड़ों रुपये की संपत्ति मिल गई, कारण कि वो जब राख हो गई, जो अग्नि फायर ब्रिगेड आग लग गई थी, बुझाने गई तो किचन में काफ़ी पैसे जले हुए मिले, जिसकी वजह से जांच बैठी थी। हरियाणा के, हिमाचल के, कर्नाटक के जज ने मिलकर निर्णय दिया। संजीव खन्ना साहब ने महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया, क्योंकि अभी इसके इस्तीफा मांगा था, इन्होंने दिया नहीं। अब महाभियोग प्रक्रिया का हटाने की प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जैसे लोकसभा से 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य लाके फिर ये दोनों बहुमत से पारित होगा। फिर ये न्यायपालिका की जांच बैठेगी, जिसके अंदर सीजीआई और जज होगा कोई हाईकोर्ट का, और एक विधि सम्मत एक कानूनी अधिकार का व्यक्ति होगा। फिर ये समिति जांच करेंगे। तो फिर ये जांच करने के बाद क्या है, न्यायिक समिति की रिपोर्ट तय हो रही कि अंतिम निर्णय संसद के पास भेजा जाएगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये मोटी मोटी एक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है कि न्याय प्रक्रिया नहीं होती है, राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व हटाने के लिए अनुमति ली जाती है। वही प्रक्रिया 100 सांसद हो गए, 50 सांसद किसी में भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद जो जिस दल के लाए, जैसे लोकसभा लाया तो राज्यसभा इसका 2/3 बहुमत से विशेष अनुमति पारित हो गई। फिर इसकी जाँच करने के बाद फिर ये संसद से पारित हो जाता है, फिर इसको राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो मोटा 61 और आर्टिकल 124 में इतना सा अंतर है। अब ये अभी तक बात की जाए तो कहाँ पे, अभी इतनी बैकग्राउंड की बात की जाए, क्या करें, बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्या अभी तक पारित हुई? नहीं, अभी तक नहीं। 1993 में पहली बार जस्टिस रामास्वामी क्या केस में लाया गया था। 1993 में जस्टिस रामास्वामी के जो सांसद 100 सांसद और 50 राज्यसभा सांसद हस्ताक्षर लेके आए थे। फिर जांच समिति बैठी तो हाईकोर्ट विद्वान के अनुसार फिर वो जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि पीछे वित्तीय अनियमितता के कारण लग गए थे कि दोषी पाया गया था। फिर उसके द्वारा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, कांग्रेस ने मतदान दूरी बना दी तो हटाया नहीं जा पाया। फिर 2011 की बात करें, 11 में लेके आते हैं जस्टिस सौमित्र, कर्नाटक के, कोलकाता के हाई कोर्ट के। उसके विरुद्ध राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन लोकसभा प्रस्ताव पास नहीं होने से नहीं हटा पाया। अब आगे जस्टिस 18 की बात करें, जो दीपक मिश्रा के रूप में लाया गया है ना। ये 64 सांसदों राज्यसभा में प्रस्ताव दिया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे तो अपर्याप्त कारणों से नहीं हटा पाए। तो ये है निष्कर्ष, यही है कि भारत में किसी भी न्यायाधीश को आज तक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया, याद रखना। और ये संविधान में उल्लेख है। दूसरा पॉइंट, ये अमेरिका से लाया गया। तीसरा पॉइंट है ना, प्रक्रिया जटिल, संवैधानिक, संरक्षित और राजनीतिक सहमति पर निर्भर होती है, और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है, जिसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन होगा। लेकिन जटिल प्रक्रिया होने की वजह से हटाना बहुत कठिन होता है।
मैं तो न्यायपालिका जवाबदीता तय करने के लिए लाया ये बनाया, जो अमेरिका से लाया गया था महाभियोग प्रक्रिया, ये संविधान की रक्षा करता है कि भाई जज भी मनमानी नहीं करे, क्योंकि हमारा संविधान बहुत ही लचीला और जटिल है। तो और देशों की तुलना में संविधान अभी तक संशोधन नहीं करना पड़ा, बाकी देशों में संविधान को संशोधन समय समय पर करना पड़ रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करता है भारत का संविधान, है ना। इस तरह ये महाभियोग प्रक्रिया है। अब चुनौतियाँ क्या है? एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम होती है, जैसे जस्टिस रामास्वामी द्वारा जो कांग्रेस ने मतदान नहीं दिया लोकसभा में तो वो गिर गया है। अब बीजेपी अब इस बार नहीं दे तो वो सरकार, तो क्या है कि सरकार की इच्छा शक्ति के अनुसार जज को फेवर निर्णय देने के लिए जज के पक्ष में ये पार्लियामेंट संसद में इस तरह ये होती है। ये प्रक्रिया जटिल बहुत है। जैसे हटाने के लिए पहले तो लोकसभा राज्यसभा जो बहुमत है वो लाए 100 सांसद और 50 सदस्य। अब फिर उसके बाद जस्टिस रिपोर्ट बैठेगी, जांच करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट से बहुमत से पारित हो, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेहिता, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ जवाबदेही बनाना कठिन है। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे? महाभियोग प्रक्रिया लोकतांत्रिक संतुलन महत्वपूर्ण वजह है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो सुनिश्चित करना भाई इस तरह अगर न्यायपालिका में पैसे मिलेंगे किसी जज के घर पे तो जनता का विश्वास कैसे होगा? क्योंकि जनता तो इसी भरोसे पे, सरकार तो आती जाती रहती है। जज की न्यायपालिका ही संविधान का रक्षक है ना। तो अगर संविधान का रक्षक ही अगर इस तरह पाया जाता है तो इम्पीचमेंट और दुराचार जैसे प्रयोग होते हैं, मिसबिहेवियर जैसे। अपन इसी डिस्कशन के साथ अपन नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलते हैं। अपन जब तक आप अच्छे मोटिवेशन बढ़ा रहेंगे, पढ़िए रेगुलर, और इस तरह एडिटोरियल डिस्कशन आने से सुनिए। एग्जाम में आपके डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक कवर होता है। आप जो पढ़ रहे हो वो तो कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा आपका रिवीजन हो रहा है, जो पॉइंट लिखने के जो आपके लिए अच्छा हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।